हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की विज्ञान की पुस्तक जो कि नई पाठ्यक्रम के अनुसार है और जिसका नाम है जिज्ञासा, उस किताब के अंतर्गत जो चैप्टर 2 है वो पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में दिया गया है का नाम क्या है, सजीव जगत में विविधता। तो सजीव जगत में विविधता से तात्पर्य क्या है? तो सजीव जगत में इस पाठ के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोग सजीव जगत मतलब हमारे आसपास जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं विभिन्न प्रकार के, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनमें क्या क्या विविधता होती है, क्या क्या अनेकता होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ की शुरुआत जो है आप लोग देख रहे हैं, जो एक संस्कृत के श्लोक से किया गया है, जो कि इस प्रकार है। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि पराथार्य वृक्षा सतरूपा इव। यहाँ पे जो है इस श्लोक का हिंदी अर्थ भी दिया गया है, जिसमें कह रहा है बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे दूसरों को ही दे देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम लोग जो है देखते हैं बड़े वृक्षों को, वो जो है उनकी छाया जो है दूसरे मनुष्यों के लिए ही होती हैं। वे तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो वे जो है स्वयं जो है धूप में, खड़ी धूप में जो है वो खड़े रहते हैं और छाया दूसरे लोगों को देते हैं। उनके फल भी, उनमें जो पाया जाता है फल भी जो होता है वह भी दूसरे के लिए होता है। वे कोई भी वृक्ष जो है अपना फल खुद नहीं खाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अच्छे मनुष्य भी होते हैं वे भी जो है खुद कठिनाई सहकर दूसरों का हमेशा कल्याण करते हैं। वे अच्छे मनुष्य जो है जो कुछ भी उनके पास है वे उस चीज़ को दूसरे लोगों को ही दे देते हैं। पाठ में आगे जो है एक देख रहे हैं, जो पाठ में आगे एक चित्र दिया गया है, जिसमें हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे एक पार्क का घूमने गए हुए हैं। उनके जो है शिक्षक गण भी उनके साथ हैं। तो चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसमें कह रहा है कि कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, जिसको हम लोग नेचर वॉक के नाम से भी जानते हैं, को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। तो यहाँ जैसे कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, जो ये बच्चों की शिक्षिका हैं सुलेखा, और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि बच्चों को जो है एक नेचर वॉक करवाया जाए, जिसके तहत जो है वह बच्चों को लेकर नेचर वॉक पर जाने का प्लान करती हैं। और इसके लिए उन्होंने दो लोगों को आमंत्रित किया है, एक है डॉक्टर रघु और दूसरे हैं मनीराम चाचा। तो इन दोनों लोगों की मदद से वे बच्चों को नेचर वॉक कराने के लिए ले जाती हैं। आगे इस पाठ में है, जो मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ है। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। मनीराम चाचा जो है वे जो है विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की आवाज़ भी निकालते हैं और उनको पहचानते भी हैं। जो कौन से पक्षी, कौन से पौधे, कौन से जंतु जो है का नाम क्या है, उसके बारे में भी उनकी जानकारी जो है बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। तो बच्चों, डॉक्टर रघु
जो है जो उनके साथ विद्यार्थियों के साथ उस सैर पे जाने वाले थे, उन्होंने विद्यार्थियों को जो बताया जो प्रकृति की सैर जो है, इस सैर का उद्देश्य क्या है, जो हम लोग पौधे और जंतुओं की सुंदरता और उसके विविधता का अनुभव करें। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक है। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर जाएं। अब उनकी शिक्षिका जो थी बच्चों की सुलेखा, वे बच्चों को परामर्श देती हैं जो बच्चे जो है इस सैर पर जाने से पहले अपने साथ एक नोटबुक ले ले, पेन ले लो और पानी की बोतल लेकर चले। जैसे जैसे वे चलते हैं, वे अपने आसपास के पौधे और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु को उद्यान में गंध की विविधता का डॉक्टर रघु जो है विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता, जो विभिन्न प्रकार के पौधों की जो विभिन्न प्रकार की गंध होती है, उसको महसूस करने के लिए कहते हैं। और वे जो है इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें। डॉक्टर रघु बताते हैं बच्चों को जो हमारे आसपास जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सब का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और सही ढंग से बच्चों को सही ढंग से अवलोकन करने की सलाह देते हैं। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि घास, झाड़ियां और वृक्ष मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। मनीराम चाचा जो उनके साथ बच्चों के साथ गए हैं, वे बच्चों को बताते हैं कि वे अवलोकन करते वक्त केवल जो है विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखें ही नहीं, बल्कि उनसे जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है उनको भी ध्यानपूर्वक सुने, उनका भी अवलोकन करें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जिनमें कि घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष भी शामिल होते हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। मतलब बच्चे जो हैं सिर्फ पेड़ पौधों का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, वे उस बगीचे में जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के तितलियां हैं, मतलब कीड़े मकोड़े हैं, और विभिन्न प्रकार के जानवर जो हैं उनका भी अवलोकन करते हैं। और वो अपने अवलोकन पे जो जानकारी उनको मिलती है, उनको अपने नोटबुक में लिखते भी हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे इस पाठ में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार का कलरव सुनते हैं, मतलब विभिन्न पक्षियों का कलरव भी सुनते हैं, मतलब पक्षी की आवाज को भी वे लोग अवलोकन करते हैं। डॉक्टर रघु बच्चों को बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है, मतलब प्रत्येक पक्षी की जो आवाज होती है वह अलग होती है। कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी की तरह नहीं आवाज निकालता है। यह प्रकृति की विविधता का एक उदाहरण है। यह उनकी जो प्रकृति की जो विविधता है उसका एक अच्छा उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध करते हैं। डॉक्टर रघु जो है उनके साथ जो मनीराम चाचा है, जो कि विभिन्न प्रकार की पक्षियों और जानवरों की आवाज निकालने में निपुण है, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो जो है कुछ पक्षियों की नकल करके बच्चों को सुनाए। मनीराम चाचा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है?
अपने अवलोकन को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। बच्चों, आप लोग भी अपने आसपास से जो कुछ भी देखते हैं, विभिन्न प्रकार के सजीव चीज़ों को देखते हैं, उसका आप लोग भी अवलोकन करने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों से या अपने शिक्षकों से जो अवलोकन आप लोग करते हैं उस पे चर्चा करने का प्रयास कीजिए। आगे ये जो है एक है टॉपिक 2.1 में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पौधे और जीव जंतुओं में विविधता। इसके अंतर्गत एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें की कर रहा है, आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। इसमें कह रहा है कि आप भी अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान में या आसपास के किसी अगर कोई उपवन है तो उसमें प्रकृति की सैर का एक कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधे, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें और साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि को भी अंकित करें। मतलब विभिन्न तरह की चीजों का आप लोग अवलोकन कीजिए और आप भूमि पर गिरे हुए विभिन्न अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। आप जो उस जहाँ पे आप प्रकृति की सैर करने गए हैं तो वहाँ उस बगीचे में जो नीचे जो गिरे हुए विभिन्न प्रकार के पत्ते आपको मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल बनते हैं, उनको जमा करके आप एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। प्रकृति में पौधे और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान के में फूल पत्ती न तोड़ें। और ये जो है ये कभी हम लोगों को करना भी नहीं चाहिए। जो प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनको बिना मतलब का उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। अब नीचे एक तालिका दिया गया है जिसमें कि उसको भरने के लिए आप लोगों को कह रहा है अंकित करना है। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। अब देखिए चित्र 2.1 में जो है 3 प्रकार के पौधों का फिगर दिया गया है, जिसमें कि पहला है घास का है, दूसरा है तुलसी का है और तीसरा फिगर जो है एक फूल का है जो है गुड़हल का फूल। तो इसका अवलोकन करने के लिए कह रहा है अपने आस और नीचे जो है एक तालिका है 2.1 जिसमें कह रहा है जो अब हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। अब हम लोग जो है अपने घरों के आसपास जो है किसी उद्यान में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं तो उस पे जो हम अवलोकन करते हैं उस पर एक तालिका बनाने के लिए आप लोग से कर रहा है। तो इसमें एक कुछ उदाहरण देकर समझाया भी गया है और कुछ आपको खुद से करना भी है। तो है पहला जो है जिसका सामान्य घास का अवलोकन किया गया है। तो इसका अवलोकन क्या है, जो इसके तने जो है कैसे है, कोमल और पतला है। घास का तना जो है बेहद कोमल होता है और पतला भी होता है। पत्तियां, अब घास की पत्तियां कैसे होती है, पत्तियों की आकृति या अभिविन्यास कैसा होता है। तो घास में का जो है तना भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप में एक पत्ता निकलता है। और यहाँ हम देखते हैं जो कोई भी घास का जो हम अवलोकन करते हैं जो तो उसकी पत्तियां जो है एकांतरी रूप में मतलब एक एक करके अनेक बिंदु से जो है एक एक करके निकलती हैं। और उसमें फूल जो है, फूल में घास में के फूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं जो इस कॉलम में नहीं भर सकते हैं, मतलब घास में कोई फूल नहीं आता है। और चौथा पॉइंट जो है वह है कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं। तो इसमें दिया गया है जो इसकी पत्तियां जो है हरी होती हैं।
अब दूसरा पौधा जो तुलसी है उस पर अवलोकन किया गया है। तो इसके तने कैसे होते हैं, तो तुलसी का तना जो है कठोर होता है लेकिन पतला होता है। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं और इसके फूल जो है गुलाबी या बैंगनी कलर के होते हैं। और कोई अन्य अवलोकन और विशेषताएं, तो इसकी पत्तियां जो है हरी होती हैं और कुछ तुलसी की पत्तियां जो है काली भी होती हैं। तुलसी की पत्तियां जो है कुछ तुलसी में हरी पत्तियां पाई जाती है और कुछ तुलसी में जो है काली पत्तियां पाई जाती हैं। तीसरा पौधा जो था जो है कि गुड़हल, तो गुड़हल का तना जो है कठोर होता है और इसकी पत्तियां जो है एक दूसरे के सामने निकलती हैं। गुड़हल की पत्तियां जो है एक दूसरे के, यहाँ इस कॉलम में आप लोग डाल सकते हैं, जो गुड़हल की पत्तियां जो है एक दूसरे के सामने निकलती हैं। और इसके फूल जो है, गुड़हल के फूल जो है सामान्यतः लाल होते हैं। लाल के अलावा और भी गुड़हल में विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग के गुड़हल के फूल निकलते हैं। लाल, गुलाबी, पीला, बैंगनी, अनेक तरह के फूल होते हैं। और कोई अन्य विशेषताएं अवलोकन में जो है हम लोग डाल सकते हैं, जो इसकी पत्तियां जो है शाखादार होती हैं, मतलब बहुत सारे पत्तियां इसमें निकलती हैं। गुड़हल के पत्तियां शाखादार होती हैं। और तीसरा जो एक और उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है नीम। तो नीम का तना कैसा होता है, कठोर होता है और तना बहुत मोटा भी होता है। और पत्तियां जो है एक लंबी शाखा से निकलकर, नीम की पत्तियां कैसी होती हैं, तो जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो नीम की पत्तियां जो है एक लंबी शाखा निकलती है और उस लंबी शाखा के ठीक आमने सामने उसकी पत्तियां लगी रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक लंबी शाखा में आमने सामने। आमने सामने। और इसमें जो है फूल नहीं होते हैं, नीम में कोई फूल नहीं आते हैं। और कोई अन्य विशेषता में जो है यहाँ पर दिया गया है, जो इसकी पत्तियां जो है चिकनी सतह वाली पत्तियां होती हैं। और यहाँ पर पांचवा पॉइंट में जो क्रम संख्या में जो कोई अन्य दिया गया है, इसमें आप अपना अवलोकन के आधार पर कोई अन्य पौधा का नाम इसमें डाल सकते हैं और उसका जो अवलोकन किए हैं उस पे आधारित इन कॉलम्स को भर सकते हैं। इस तरह से आगे जो है पेज नंबर 12 में है, आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उसमें क्या सामान्यताएं हैं और क्या विभिन्नताएं पाई। आपने देखा होगा कि पौधे में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना। मतलब किसी पौधे के जो तना होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का तना जो है कोमल होता है, किसी का कठोर होता है, किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां होती हैं। अब हम लोग जो अवलोकन करते हैं विभिन्न पौधों पर, तो विभिन्न पौधों की पत्तियां भी जो है अलग अलग तरह की निकलती हैं। और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, मतलब तने पर जो पत्तियां लगी होती हैं वे भी अलग अलग प्रकार से लगी होती हैं। फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। सभी पेड़ों पे जो फूल होते हैं उनका रंग भी अलग अलग होता है, उनका आकार भी अलग होता है और सुगंध भी अलग तरह के होते हैं। कोई भी हर फूल का अपना एक विशेष सुगंध होता है। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उसके रहने के स्थान, उसके भोजन और गति
के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। अब हम लोग पीछे पेड़ पौधे पर अवलोकन पर तालिका बनाए थे। आगे कह रहे हैं जो हम लोग जो अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी आए हैं होंगे, उस पे भी अवलोकन करना है और उस पे भी निर्धारित जो है एक तालिका का निर्माण करना है, जिसमें जो है कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए पहले से दिया गया है। तो तालिका 2.2 में जो है हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन किया गया है, जिसमें पहला है जंतुओं के नाम। तो इस कॉलम में जो है विभिन्न प्रकार के जंतु के नाम है। दूसरे कॉलम में है उनके रहने का स्थान। इसमें डालना है जो विभिन्न प्रकार के जंतु का जो है रहने का स्थान क्या होता है। तीसरा है भोजन, वे क्या खाते हैं। उसके बाद है गति के प्रकार, वे किस प्रकार से चलते हैं। और अवलोकन का लास्ट पॉइंट है अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। इसमें उस जंतु का जो है कोई और विशेषता का चर्चा जो है करना है। अब जो है पहला जंतु जो है वह है कौवा। तो उसके रहने का स्थान हम लोग जानते हैं। जो कौवा जो है वृक्ष पे रहता है, वह भोजन जो है के रूप में कीड़े मकोड़े खाता है। तो हम लोग यहाँ पे कीट लिखा हुआ है। और तीसरा है जो कौवा का गति का प्रकार क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जो कौवा उड़ता भी है और कभी कभी जो है भोजन करने के लिए जमीन पे चलता भी है। और इस तरह से कोई अन्य विशेषता में जो चोंच में टहनी लिए हुए, मतलब चोंच में टहनी लिए मतलब अपने घोंसला बनाने के लिए वह चोंच में टहनी लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। दूसरे जंतु के रूप में जो यहाँ तो यहाँ दूसरे जंतु के रूप में जो है चींटी को लिया गया है। उनके रहने का स्थान कड़ा मिट्टी एवं बिलों में रहती है। हम लोग जानते हैं जो चींटी जो है सामान्यतः मिट्टी पे रहती है या अपने लिए बिल बनाकर रहती है। तीसरा भोजन के रूप में वह चींटी जो है पत्तियां खाती हैं, बीज खाती हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी खाती हैं। और उनका गति जो है हम लोग देखते हैं चींटी जो है सीधी पंक्ति में चलती हैं, लाइन बनाकर चलती हैं। कोई भी चींटी जो है हमेशा सीधी लाइन में ही, सीधी पंक्ति में ही चलती हैं। अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं, तो इस कॉलम को भरा गया है जो उसके जो है 6 पाद होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं। चींटी के जो है पैर कितने होते हैं? 6 होते हैं। यह उनकी विशेषता है। तीसरे जंतु के रूप में जो है गाय को लिया गया है। और उनके रहने का स्थान कहाँ होता है? तो गाय जो है पालतू जानवर होती हैं। हम लोग जानते हैं जो गाय पालतू जानवर होती है तो ये हमारे घरों में ही होती है। इनका रहने का स्थान जो है हम अपने घर में ही करते हैं। तो इस कॉलम में हम लोग डाल सकते हैं जो गाय हमारे घर में रहती हैं। और तीसरा जो है भोजन में दिया गया है जो घास, गाय क्या खाती है? तो घास और पत्तियां खाती हैं। और उनका गति का प्रकार कैसा होता है? तो गाय का गति का प्रकार जो है सामान्य होता है। गाय का गति का प्रकार कैसा होता है? तो सामान्य रूप से गति होती है उनकी। यहाँ पे हम लोग ये छूट गया था चींटी का गति का प्रकार। तो चींटी का गति जो है इसमें डालेंगे चींटी सीधी पंक्ति में चलती है। चींटी जो है सीधी पंक्ति में चलती है। अब गाय के बारे में पढ़ रहे थे तो गाय का कोई अन्य अवलोकन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जो गाय हमें क्या देती है? तो गाय हमें दूध देती है पीने के लिए। यह उसकी जो है विशेषता होती है। और हम लोग जानते ही हैं जो गाय का दूध जो है हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। गाय का दूध जो है बहुत उपयोगी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह बात हम लोग जानते हैं। तो इस कॉलम में हम लोग डाल सकते हैं जो यह हमें दूध देती है। कोई अन्य जंतु के रूप में जो यहाँ मैंने लिखा है, जो कोई अन्य जंतु के रूप में आप कुत्ता का नाम लिख सकती हैं। कुत्ता की जगह पर जो है आप कुछ और भी लिख सकती है और उस पर अवलोकन करके यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो कुत्ता के रहने का जगह जो है, हम लोग जानते हैं जो कुत्ता भी है जो है पालतू जानवर है, तो कुत्ता को भी हम लोग जो है घर में रखते हैं या घर के आसपास से कहीं भी हम लोगों को रोड पे भी कभी कभी कुत्ता दिख जाता है। तो इस कॉलम में हम लोग डालेंगे कुत्ता घर में या आसपास के जगह में भी रहता है। अब भोजन क्या करता है, तो कुत्ता जो है क्या खाता है, तो कुत्ता सब कुछ खाता है। तो इस कॉलम में हम लोग डाल देंगे जो ब्रेड खाता है या मांस खाता है। मतलब कुत्ता जो है शाकाहारी भी खाता है, चीज़ों को खाता है और मांसाहारी चीज़ों को भी खाता है। कुत्ता के गति का प्रकार कैसा होता है, तो कुत्ता जो है तेजी से चलता है। कुत्ता का गति का प्रकार में हम लोग डाल सकते हैं तेजी से चलता है। अब है कोई अन्य अवलोकन, तो हम लोग जानते हैं जो कुत्ता जो है क्या होता है, बहुत ही वफादार जानवर होता है। ये अपने मालिक के साथ जो है बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। अब है आगे तालिका 2.2 में आपने जिन बिंदुओं का अवलोकन करके अंकित किया उनमें क्या सामान्यता और क्या भिन्नताएं हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं। हम लोग अपने आसपास के जीव जंतुओं पे जब अवलोकन करते हैं तो हम लोग देखते हैं जो कुछ जीव जंतु जो है जमीन पर रहते हैं, कुछ जीव जंतु वृक्षों पर रहते हैं, कुछ जीव जंतु पानी में रहती हैं, कुछ पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं। मेढक जैसे जंतु जो हैं भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। और कुछ ऐसे भी जंतु पाए जाते हैं हमारे प्रकृति में जो पानी में भी रहते हैं और वृक्ष पर भी रहते हैं, भूमि पर भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उसकी गति के प्रकारों में भी विविधता पाई जाती है। और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वह उनका भोजन भी जो है विभिन्न प्रकार का होता है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। कोई भी जानवर जो है एक ही तरह का भोजन नहीं करता है, अनेक प्रकार के जानवर जो है अनेक प्रकार के भोजन करते हैं। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है तो उनके चित्र अपने नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। आप जो विभिन्न प्रकार के अवलोकन किए हैं, चाहे वो जीव जंतु का हो या पेड़ पौधों का हो, तो उस पे आधारित एक आप लोग जो है अपने लिए एक स्क्रैप बुक भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है बच्चों कह रहा है जो विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 और 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। अब आप जब विद्यालय जाते हैं तो जाने के क्रम में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं जिसका जिक्र जो है जिसके बारे में आपने जो है पीछे जो तालिका दी गई थी उसमें उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, नहीं बताया है, नाम नहीं जोड़ा है, तो उस पौधे का उस जीव जंतु का भी आप सूचीबद्ध वहाँ पर कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग आ गए हैं क्रियाकलाप 2.2 में। इसमें कह रहा है आइए महत्व समझे। तो इसमें क्या है जो कुछ पॉइंट दिया गया है जिसमें पहला पॉइंट है 30 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे और एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। यह आप लोगों के लिए करने के लिए कह रहा है जो 30 सेकेंड के लिए अपनी आंखों को सभी बच्चे बंद करेंगे और एक जंतु के बारे में और एक पौधे के बारे में ध्यानपूर्वक सोचेंगे।
अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्यामपट्ट पर बना सकते हैं। यहाँ बच्चों नीचे हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ भी एक शिक्षक जो है कुछ बच्चों का समूह बनाकर यह क्रियाकलाप करने का प्रयास कर रही है। आप लोग भी आपस में ऐसे क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या करना है, पॉइंट 2 में जो जिस जानवर के बारे में या जिस पौधे के बारे में आप लोगों ने सोचा है उसका चित्र जो है एक ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधे और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार है उसकी चर्चा जो है आप लोग आपस में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इस क्रियाकलाप का वह है कक्षा के सभी विद्यार्थी द्वारा श्यामपट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का चित्र बनाएंगे। आप जितने भी बच्चे होंगे वह जो है एक प्रकार के जीव जंतु के बारे में तो सोचे नहीं होंगे, उनका विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के बारे में सोचे होंगे, तो उनका इस तरह से जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का या पेड़ पौधे का चित्र श्यामपट्ट पर बन गया होगा। क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधे और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? अब आपको क्या लगता है जो श्यामपट्ट पर जो चित्र बनाया गया है विभिन्न प्रकार का उसके अतिरिक्त भी कोई पौधा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल भी हो सकता है, उसके अतिरिक्त भी पेड़ पौधा हो सकता है। आगे है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होती है। किसी क्षेत्र जैव विविधता, यहाँ एक पॉइंट है इस जैव विविधता के बारे में क्या होता है, तो यह होता है जो कोई विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधा और जंतुओं की विविधता जो है उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होती है। मतलब अनेक हमारे प्रकृति में जो है विभिन्न क्षेत्र होते हैं। कोई क्षेत्र जो है गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जरूरी नहीं है जो हमारे यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो जो है ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाए, और वहाँ जो ठंडे प्रदेश में जो जानवर पाए जाते हैं वो गर्म प्रदेश में पाए जाए, ये नहीं हो सकता है। तो इसी विविधता को हम लोग जैव विविधता के रूप में जानते हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। अब जो है जैव विविधता में जो है जितने भी चीज होती हैं उनकी अलग अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ जो है क्या करती हैं, पेड़ की क्या भूमिका होती है, जो वह कुछ पक्षियों को या जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करते हैं, रहने के लिए घर भी आश्रय भी वह प्रदान करते हैं। मतलब पेड़ पर हम लोग जानते हैं जो पक्षियां जो है पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाकर रहती हैं। अब जंतु जो है फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। जंतु जो है फल खा लेते हैं और बीज को जो है फैलाने में मदद करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है, मतलब इसी तरह का कोई और उदाहरण भी आपके मन में आ रहा होगा। तो इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसी बात से पता चलता है जो पेड़ पौधे जो होते हैं और जीव जंतु जो होते हैं वह जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पौधे और जंतुओं का समूह कैसे बनाएं, मतलब उसको समूह में हम लोग कैसे रख सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग जो है अपने नोटबुक्स को और बुक्स को समूह में व्यवस्थित करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं, क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? तो निश्चित रूप से मिलती है। हम लोग जब अपने नोटबुक्स को अरेंज कर लेते हैं, बुक्स को अरेंज कर लेते हैं, तो हम लोग को अपना बैग भी अरेंज करने में, व्यवस्थित करने में सहायता मिल जाती है। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें।
हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं। हम लोग देख ही रहे हैं जो हमारे प्रकृति में जो है हमारे चारों ओर जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी विद्यमान है और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। और फिर से यहाँ पर एक क्रियाकलाप आ गया है जिसमें कह रहा है जो आइए समूह बनाए। यहाँ पर हम लोग एक समूह का निर्माण करेंगे जिसमें कि कुछ पॉइंट दिया गया है, इस आधार पर जो है हम लोग समूह का निर्माण करेंगे। इसमें पहला है विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, जो विभिन्न प्रकार के पौधों का और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का चित्र एकत्रित करना है, जमा करना है। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से चित्र काट सकते हैं। अब चित्र जो है हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो वह जो है आप अपनी पुरानी, आपके घर में जो पुरानी पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं और चार्ट पेपर हैं और भी कोई अन्य स्रोत है जिससे आप जो है इन विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का चित्र काट कर रख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपका है। अब जो आपने उन चित्रों को काटा है उसको अलग अलग कार्ड पर चिपकाना है। आगे कह रहा है अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अब आपकी कक्षा में जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जो है 5-6 का समूह बनाकर, मतलब एक समूह में 5 या 6 विद्यार्थी रहेंगे और इस तरह से अनेक समूह में आप लोग बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। अब जो विभिन्न समूह हैं तो वो सभी जो है अलग अलग कार्ड बनाए होंगे विभिन्न समूह, तो उन सभी कार्ड को क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधे और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। अब कार्ड में जो है विभिन्न प्रकार के पौधे का भी फोटो होगा और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का भी फोटो होगा, तो उन सभी का अवलोकन करना है। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधे और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। अब पीछे जो हम लोगों ने तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी गई जो हम लोगों ने अवलोकन किया था उसको याद करना है। एक सामान्य विशेषता के आधार पर उनका समूह बनाइए। अब कह रहा है जो समान विशेषता वाली जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनका एक ग्रुप बनाना है, एक समूह बनाना। आपके द्वारा बनाए गए पौधे और जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। अब आपके द्वारा जो पौधे और जंतुओं का समूह बनाया गया था उसके आधार पर जो है आपकी कक्षा में जो दूसरे समूह में काम अवलोकन किया गया है उन पर साझा कीजिए और उन पर चर्चा भी अपनी कक्षा में कीजिए। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं और आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि विभिन्न समूहों में जो आपके कक्षा में जो विभिन्न ग्रुप है उसमें जो अवलोकन किया गया होगा उसके आधार भी अलग अलग होंगे, मतलब वे किस आधार पर अवलोकन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है जो आप अवलोकन का आधार जो बनाए गए हैं दूसरा समूह भी उसी आधार पर अपना अवलोकन कर रहा है, उनका आधार अलग हो सकता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण क्या है? हो सकता है विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए अब ऐसा हो सकता है बच्चों जो विभिन्न विद्यार्थियों के समूह जो है अलग अलग विद्यार्थियों का ग्रुप जो है वह जो है अलग अलग विशेषता पेड़ पौधों की जीव जंतु की अलग अलग विशेषताओं पे अवलोकन करने के लिए चुनाव पहले ही से कर लिया हो, जो हमें इस विषय पर अपना अवलोकन करना है। उदाहरण के लिए जो है अब कर आगे उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधे की ऊंचाई को समूह बनाने का आधार
के रूप में चुना हो। अब कोई ग्रुप पे जो है वह जो है इस आधार पर अवलोकन कर रही हैं जो पौधे का ऊंचाई क्या है, कोई आधार मतलब ऊंचाई को आधार बना रही है। हो सकता है अन्य ने पौधे के समूह बनाने में उसकी फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। अब दूसरा समूह जो हो सकता है फूलों के आधार पर अपना अवलोकन कर सकती है। इस तरह से जो है बच्चों हम लोग का अवलोकन का जो है आधार अनेक प्रकार का हो सकता है। आगे है जो पौधे एवं जंतुओं में समूह बनाने के कुछ संभावित आधार। यहाँ पर कुछ संभावित आधार का वर्णन किया गया है जिस आधार पर जो है हम लोग जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का अवलोकन कर सकते हैं। तो पहला आधार हो सकता है फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, दूसरा हो सकता है कठोर या कोमल तना, तीसरा खान पान का स्वभाव और अगला आधार जो है वह हो सकता है रहने का स्थान। तो इस तरह से इन कुछ संभावित आधार पर जो है हम लोग अपना अवलोकन कर सकते हैं। इससे अलग भी कुछ और भी आधार हो सकते हैं जिस पर बच्चे जो है या अवलोकन कर सकते हैं। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं, वे कैसे चलते हैं। तो समूह बनाने का क्या महत्व है? अब समूह बनाने का क्या महत्व है ये समझेंगे। तो समूह बनाने से पौधे और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। जैसे ही हम लोग समूह बना के काम करते हैं तो हमारा अध्ययन जो है अधिक सरल हो जाता है। आप समूह के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। समूह बनाने के महत्व के बारे में जो है नेक्स्ट अगला जो अध्याय आएगा जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री, उस पाठ में जो है हम लोग अधिक विस्तृत रूप से इस संबंध में जानेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो आप लोगों को भी अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखने समझने के लिए आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं पर भी आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट में बताइए, मैं उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।